नमस्कार दोस्तों। वापस आप लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, लेटर ऑफ क्रेडिट। जब भी मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करना चालू किया है तो मैंने कुछ चीज़ें देखी कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट पे भी मैंने कुछ वीडियो देखे। देखने के बाद ये चीज़ पता चली कि वीडियो इनकम्प्लीट है, बहुत सारा टॉपिक उसमें लिया नहीं गया है। यानी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है। ऐसे लगता है कि दो तीन बुक पढ़ के, नहीं तो दूसरा किसी का दो तीन लेटर ऑफ क्रेडिट पे यूट्यूब का वीडियो देख के लोगों ने अपना खुद का वीडियो बनाया। देखिए दोस्तों, थेरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत डिफरेंस रहता है और मार्केट में चलता है प्रैक्टिकल नॉलेज। आप किधर जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है जो वीडियो जिन्होंने अपलोड किया है, हाँ, उनको खुद को ही पता नहीं रहेगा जो नॉलेज वो लोग शेयर करे वो राइट है और रॉन्ग है या आउटडेटेड है। तो ये जो वीडियो अपलोड करता है इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के साथ शेयर करे, वो राइट हो और अपडेटेड हो। देखो, यूट्यूब चैनल और लेक्चर्स कौन पढ़ता है? ज़्यादा करके वो जो फ्रेशर है, नहीं तो उनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, दे वांट टू गेन मोर नॉलेज, तो वो लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो वो डिस्टिंग्विश कर नहीं पाते हैं जो आदमी सामने के आदमी ने जो वीडियो में अपलोड किया है वो राइट है रॉन्ग है। अनलेस एंड अनटिल जो आदमी वीडियो देख रहा है उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल, वही उसमें मिस्टेक फाइंड आउट कर सकता है। इसलिए जो वीडियो अपलोड करता है उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के साथ शेयर करे, राइट थिंग शेयर करे, नॉलेजेबल थिंग शेयर करे, सो दैट उसको प्रैक्टिकली उसको कुछ प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जाम्पल, लेटर ऑफ क्रेडिट का मैं वीडियो देख रहा था, कुछ वीडियोस मैंने देखे, उसमें देखा वो क्लियर, उसमें क्लियरली बोला गया है कि बायर कंफर्म एलसी देता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। 10% केसेस में ही कंफर्म एलसी आता है, 90% केसेस में कंफर्म एलसी आता नहीं है। तो उसमें एक्सपोर्टर को खुद को कंफर्मेशन ऐड करना पड़ता है, वो भी उसके ओन कॉस्ट, विथ हिज ओन कॉस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन जो भी देता है वो गलत देता है। और बैंक में डॉक्यूमेंट डालने के बाद पैसा मिलता है तो सबको ऐसा लगता है एलसी डॉक्यूमेंट बैंक में डालने के बाद पैसा मिल गया इनको, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये पैसा मिलता है, ये आप एक्सपोर्ट इन्वर्ट डिस्काउंट करते हो उसका पैसा मिलता है, ये लोन रहता है, वो आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन नहीं रहता है। ये कोई किसी भी वीडियो टॉपिक में कवर नहीं किया है। और डिस्काउंट करता है तो कौन से बैंक लाइन पे करता है, सप्लायर लाइन पे करता है, वो भी आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक्सपोर्ट रिलेशन आने के लिए कम से कम एवरेज 10 या 12 दिन चले जाते हैं। और ये जो पैसा आपको मिलता है वो रिकोर्स रहता है, विदाउट रिकोर्स रहता है। मतलब रिकोर्स क्या होता है, विदाउट रिकोर्स क्या होता है, ये भी किसी एलसी में डॉक्यूमेंट में नहीं दिया, वीडियो में नहीं बताया गया। उपा स्ट्रक्चर एलसी क्या होता है, जो आजकल मार्केट में बहुत चलता है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। यूजान एलसी क्या होता है वो भी नहीं बताया गया है। ऑफशोर बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट में फंडिंग कैसे करता है वो भी कुछ कवर नहीं किया। तो दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो अपलोड करता है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है कि उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है। किसी का भी वीडियो देख के आपका नॉलेज खराब मत कीजिए, ये आपको रिक्वेस्ट है। देखो, मुझे 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस में मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कर चुका हूँ, वेयर हाउसिंग कर चुका हूँ, लॉजिस्टिक में मैंने सब कुछ हैंडल किया है, रोड, एयर, सी, चार्टरिंग, बार्जिंग, हॉलेज, एफसीएल, एलसीएल, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, एवरीथिंग। डिजिट रिलेटेड वर्क किया है, कस्टम क्लियरेंस किया है, इंश्योरेंस किया है, क्रेडिट इंश्योरेंस किया है, कंपनी को एनफोर्समेंट डायरेक्टर तक रिप्रेजेंट किया है, ट्रेड फाइनेंस किया है, उसमें बैंकिंग किया है, डिस्काउंटिंग किया है, करेंसी हेजिंग भी कर चुका हूँ, ईपीसी, पीसीएफसी लोन कर चुका हूँ। मैं खुद बहुत सारा इंस्टीट्यूट में फैकल्टी रह चुका हूँ। एमएसएमई गवर्नमेंट सेक्टर में, एमएसएमई में भी
विजिटिंग फैकल्टी हूँ, तो ऐसे लोगों की वीडियो देखिए, उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत है। कुछ लोग तो वीडियो 10-15 मिनट के बनाने के चक्कर में रहते हैं। मैं ऐसे ऐसे प्लानिंग में नहीं रहता है। देखो 10-15 मिनट में वीडियो आप कर सकते हो, लेकिन आप उसमें आपको व्यूअर को पूरा नॉलेज नहीं दे सकते। ये हाफ नॉलेज देके कुछ मतलब नहीं है। वीडियो बनने के लिए बनेगा, लोग व्यू करेंगे, लेकिन गिविंग हाफ नॉलेज ऑफ नो यूज। देयरफॉर आप देखिए, वीडियो पूरा देखिए, 15 मिनट का से भी ज्यादा हो सके देखिए, प्लीज पार्ट पार्ट में देखिए उसको। आपके पास टाइम नहीं, लेकिन प्लीज ट्राई टू गेन द कंप्लीट नॉलेज। तो हम आज नए टॉपिक में जाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का डेफिनेशन क्या है? और लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट दैट गारंटी बायर्स पेमेंट टू सेलर। इसमें क्या होता है, बायर को सबसे बड़ा रिस्क रहता है उसका पेमेंट नहीं आने का, क्योंकि एक बार गुड्स उसके कंट्री में चला गया तो उसका कंट्रोल रहता नहीं है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बायर को उसको पेमेंट मिल जाता है। इट इश्यूड बाय बैंक, ये बैंक इश्यूड करता है। बायर इश्यू नहीं करता है, उसका बैंक इश्यू करता है। तो बैंक की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। और बैंक इंश्योर करता है कि बायर को टाइमली पेमेंट मिले, वो भी फुल मिले, टाइमली एंड फुल पेमेंट टू द सेलर। If the buyer is unable to make such payment, the bank covers the full and remaining amount of the behalf of the buyer. So letter of credit, its play very important in export import business. It's also play very important in local business also. Letter of credit ओपन करने के लिए बैंक कुछ चार्जेस लेता है, उसको बोलते हैं एलसी ओपनिंग चार्जेस। वो परसेंटेज में रहता है, 0.54%, 0.5%, 0.1%। इट डिपेंड ऑन बैंक टू, और इंपोर्टर का रिलेशन क्या है, बैंक लाइन कितनी बड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे ही ओपन नहीं करता है, तो क्योंकि ये बैंक का क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व रहता है, यानी बैंक खुद पेमेंट करता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने से पहले वो इंपोर्टर से कोलैटरल सिक्योरिटीज मांगता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी उतना वैल्यू का एलसी ओपन करता है। नहीं तो इंपोर्टर को बोलता है अकाउंट में तुम कैश रखो, और जितना कैश रखेगा उतना वैल्यू का वो एलसी ओपन करता है। इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट एक सेफ मोड ऑफ पेमेंट देखा जाता है। किसी ट्रांजैक्शन में लेटर ऑफ क्रेडिट है तो वो सेफ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो मैं आगे के वीडियो स्लाइड में आपको दिखाऊंगा लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रैक्टिकली कैसे चलता है। तो हम जाते हैं सेकंड स्लाइड में। कोई भी ट्रांजैक्शन होने के लिए पहला तो आपको इंपोर्टर होना चाहिए, कोई तो बायर होना चाहिए, इंपोर्टर होना चाहिए, और दूसरा एक सेलर और एक्सपोर्टर होना चाहिए। मिनिमम 2 पार्टी साथ में नहीं आते तब तक कोई ट्रांजैक्शन, कोई डील नहीं होता है। तो बेसिकली ये 2 पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। दोनों साथ में आ जाते हैं, दोनों में एक डील फाइनलाइज होता है। डील फाइनलाइज होने के बाद वो डील उनका एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ डिटेल रहता है, क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्टर बेचेगा, क्या प्रोडक्ट इंपोर्टर लेगा, कितना क्वांटिटी लेगा, क्या रेट पे लेगा, कभी डिलीवर करेगा, ऑफ लोडिंग क्या रहेगा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या रहेगा, सब कुछ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में मैप किया जाता है। एक बार सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों हाथ मिला लेते हैं। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड रहता है पेमेंट टर्म्स, लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, तो इंपोर्टर एज पर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा ये डेट के पहले, शिपमेंट के पहले, इतना दिन पहले, नहीं तो ये डेट के पहले लेटर ऑफ क्रेडिट एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो इंपोर्टर क्या करेगा, अपने बैंक को अप्रोच करेगा। वो बैंक को क्या बोलते हैं, इश्यूइंग बैंक। और इश्यूइंग बैंक कभी एलसी ओपन करता है, मैं पहले ही आपको बोला हूँ, एक तो उससे कोलैटरल सिक्योरिटी लेता है इंपोर्टर से, नहीं तो उसको बोलता है उसके अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर। वो कैश उसको जब वो लीन मार्क करके रखता है बैंक, जब तक एलसी के डॉक्यूमेंट नहीं आते तब तक बैंक इंपोर्टर को फंड निकालने नहीं देता, लीन मार्क करके रखता है। नहीं तो उस पर कोलैटरल सिक्योरिटी रहता है, उसके ऊपर उसको बैंकिंग लाइन इशू करता है, और वही 3 बैंकिंग लाइन, वो बैंकिंग लाइन की लिमिट के अंदर ही एलसी ओपन करता है। तो इंपोर्टर
इश्यूइंग बैंक को अप्रोच करता है एलसी एप्लीकेशन के साथ, ये अमाउंट का एलसी ओपन करो। तो इश्यूइंग बैंक एलसी ओपन करता है और एक्सपोर्टर के कंट्री में भेज देता है। ये एलसी ओपन करता है इश्यूइंग बैंक। ये कहाँ जाता है? ये जाता है एडवाइजिंग बैंक को। जिस बैंक को जाता है उसको एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं। ये बैंक इश्यूइंग के बैंक के साथ टाइप रहता है। मोस्टली इश्यूइंग बैंक ऐसे बैंक को एलसी भेजता है उसके साथ बिजनेस है और उसके पास टेस्ट की हो, मतलब उसको टेस्ट की बोलते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में। जिसके बाद टेस्ट की है उसके पास वो लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता है। कभी कभी क्या होता है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपोर्टर डिफाइन करता है तुम किसी भी बैंक को एलसी एडवाइस मत करो, ये एलसी मेरे ही बैंक में एडवाइस करो। तो ये बैंक रहता है जिसमें वो एक्सपोर्टर बाद में डॉक्यूमेंट डालने वाला रहता है एक्सपोर्ट का। इसको निगोशिएटिंग बैंक बोलते हैं। तो एडवाइजिंग बैंक डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं तो एक्सपोर्टर का बैंक खुद बैंक भी एडवाइजिंग बैंक हो सकता है। ओके ये बहुत सारा वीडियो में नहीं दिखाया गया है, दो अलग अलग बैंक हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये दो अलग बैंक होते हैं। जब भी एडवाइजिंग बैंक में एलसी आता है तो एडवाइजिंग बैंक उसका स्विफ्ट मैसेज का प्रिंट आउट निकालती है, उसके ऊपर लेटर अटैच करती है, एडवाइजिंग लेटर, और उसमें क्लियरली लिखती है कि हमारा रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, हम सिर्फ ये एलसी एडवाइस करेंगे। देन वो कुरियर से एक्सपोर्टर के पास पे भेज देती है। एक्सपोर्टर को वो लेटर ऑफ क्रेडिट लेने के टाइम पे एडवाइजिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। तो एक्सपोर्टर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है। एक्सपोर्टर के हाथ में लेटर ऑफ क्रेडिट आने के बाद इधर वो प्रोडक्शन चालू करेगा और माल बनाएगा, नहीं तो माल ऑलरेडी रेडी है तो उसको शिप करेगा। देखो यहाँ अभी शिपमेंट हो चुका है, इधर वो सी रहेगा एयर रहेगा, जस्ट मैंने सी सिंबल डाला है शिप का समझने के लिए। वो एयर रहेगा, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एग्रीड रहेगा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के उस हिसाब से उसको शिपमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी वो शिपमेंट हो गया। शिपमेंट होने के बाद पोर्ट कस्टम क्लियरेंस सब कुछ होने के बाद एक्सपोर्टर के पास पूरे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, शिपिंग बिल आ जाएगा, बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी से आ जाएगा, सब कुछ आएगा डॉक्यूमेंट। एयर रहेगा तो एयर बिल आ जाएगा। तो एक्सपोर्टर बाद में इसके बाद में क्या करेगा, एक्सपोर्टर पूरा डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करेगा। वो जिस बैंक में सबमिट करेगा उसको निगोशिएटिंग बैंक बोलते हैं। यहाँ एक्सपोर्टर को सबसे बड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा लेटर ऑफ क्रेडिट में। जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा उसमें कोई भी मिस्टेक होना नहीं चाहिए। इन केस मिस्टेक हो गया तो लेटर ऑफ क्रेडिट का कोई मतलब नहीं रहता। नेगोशिएटिंग बैंक इश्यूइंग बैंक को इधर इश्यूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट भेजेगा, वो कलेक्शन बेसिस पर रहेगा। डॉक्यूमेंट में मिस्टेक रहेगा और डॉक्यूमेंट कलेक्शन बेसिस में गया तो एलसी का कुछ मतलब नहीं है। कलेक्शन बेसिस पे गया तो पेमेंट के लिए आपको इंपोर्टर पे टोटली डिपेंड रहना पड़ेगा। इंपोर्टर जब भी बोलेगा तभी इश्यूइंग बैंक पेमेंट छोड़ेगा, डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा तभी वो पेमेंट छोड़ेगा। इसलिए एक्सपोर्टर की ड्यूटी है डॉक्यूमेंट जो भी ये करेगा तो 100% क्लीन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में मिस्टेक मतलब उसको डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं, तो डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। ओके, एक बार डॉक्यूमेंट इधर आने के बाद नेगोशिएटिंग बैंक उसको चेक करेगा, दिस बैंक विल चेक करेगा और उसके बाद में वो इश्यूइंग बैंक को भेज देगा, दिस डॉक्यूमेंट आर कंपैटिबल एंड प्लीज रिलीज द पेमेंट एज पर द जो भी है टर्म्स। तो इश्यूइंग बैंक के पास आने के बाद इश्यूइंग बैंक वापस एक बार चेक करेगा, इफ इट इज एट साइड पेमेंट उसका अकाउंट इंपोर्टर का डेबिट मार के निगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट करेगा, नहीं तो इश्यूइंग बैंक निगोशिएटिंग बैंक को रिप्लाई करेगा। तो एक बार डॉक्यूमेंट आने के बाद इश्यूइंग बैंक चेक करेगा, इफ इट इज ओके देन डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को रिलीज करेगी। और रिलीज करने के बाद साइमल्टेनियसली पेमेंट रिलीज टू निगोशिएटिंग बैंक। एट साइड पेमेंट रहेगा तो इमीडिएटली आएगा। और इसमें याद रखिए डॉक्यूमेंट क्लीन एंड परफेक्ट हो, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी, तो इश्यूइंग बैंक मैक्सिमम 5 दिन तक पेमेंट होल्ड कर सकता है, उसके ऊपर पेमेंट होल्ड नहीं कर सकता है, उसको निगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट भेजना पड़ेगा। सपोज डॉक्यूमेंट 30 डेज 90 डेज जो भी क्रेडिट बेसिस पर रहेगा, डिफर पेमेंट रहेगा, तो इश्यूइंग बैंक ड्राफ्ट एक्सेप्ट करेगा, इश्यूइंग बैंक एक्सेप्ट करेगा, इंपोर्टर नहीं। इश्यूइंग बैंक एक्सेप्ट करेगा मतलब इश्यूइंग बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, मैं ये डेट को पेमेंट करूंगी।
तो इश्यूइंग बैंक ड्राफ्ट एक्सपेक्ट करेगा और स्विफ्ट मैसेज से निगोशिएटिंग बैंक को रिप्लाई करेगा, ये ड्यू डेट को मैं पेमेंट करूंगा। उसके बाद में सपोज एट साइड पेमेंट आ गया तो पेमेंट इमीडिएटली एक्सपोर्टर को रिलीज किया जाता है, उसके अकाउंट में निगोशिएटिंग बैंक क्रिएट किया। इस तरह से एलसी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन बहुत लोगों को इसमें कैसे पेमेंट मिलता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि पेमेंट एक्सपोर्ट का रिलीज हो गया इमीडिएटली, अगर आपने को पेमेंट मिल गया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एट साइड पेमेंट रहेगा तो मिनिमम 10 दिन तो लगते ही है पेमेंट आने के लिए। ओके 10 नहीं तो 6 to 12 डेज लगता है पेमेंट आने के लिए। इश्यूइंग बैंक प्रॉम्प्ट रहेगा, रेपुटेड रहेगा तो फट करके पेमेंट आएगा, नहीं तो और कम से कम 6 से 12 दिन लगते हैं। तो कभी कभी एक्सपोर्टर को ऐसे लगता है हमने नेगोशिएटिव बैंक में डॉक्यूमेंट डालते हमको पैसा मिल गया, हमारा पैसा आ गया। सॉरी, तुम्हारा पैसा नहीं मिला है, वो पैसा मिलता है डिस्काउंटिंग करके। व्हाट इज अ डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग इज अ लोन गिवन बाय नेगोशिएटिंग बैंक। आप डॉक्यूमेंट में बैंक में डॉक्यूमेंट डालते ही आपको पेमेंट मिलता है, उसको डिस्काउंटिंग पेमेंट होता है। ये डिस्काउंटिंग पेमेंट रहता है, आप एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डिस्काउंट करते हैं। जो आप नेगोशिएटिंग बैंक में लाइन ऑफ क्रेडिट रहता है आपका, और क्या रेट से रहता है, आपका एग्री रेट रहता है, उस हिसाब से आपका डिस्काउंटिंग करके आपका अकाउंट क्रिएट करता है। ये लोन रहता है। ये लोन जब भी आपका इश्यूइंग बैंक से पेमेंट आता है तभी स्क्वेयर अप होता है। तो इसमें डिफरेंस समझिए, जो पैसा मिलता है वो रिलायंस पैसा नहीं रहता है, ये लोन रहता है। और वो लोन रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स बेसिस पे रहता है। रिकोर्स मतलब सपोज इश्यूइंग बैंक से पैसा नहीं आया ये बैंक से, तो वो रिकोर्स रहेगा, आपको रिटर्न एक्सपोर्टर को इश्यूइंग बैंक को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, इनको देना रिटर्न देना पड़ेगा। और विदाउट रिकोर्स मतलब आपको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंटिंग करते वक्त यहाँ इश्यूइंग बैंक से जब भी एक्सेप्टेंस आता है निगोशिएटिंग बैंक, डिस्काउंटिंग पहले किस पे होता है? बैंक लाइन पे होता है, सॉरी डिस्काउंटिंग पहला एक्सपोर्टर लाइन पे होता है, वो रिकोर्स होता है। क्या होता है? रिकोर्स होता है। यानी जब भी इश्यूइंग बैंक से एक्सेप्टेंस आता है वो बैंक लाइन पे हो जाता है, तो उसको विदाउट रिकोर्स करता है। मतलब दूसरा बैंक एक्सेप्टेंस देता है तभी ये पेमेंट रिलीज करता है डिस्काउंटिंग वे से। तो 30 डेज 90 डेज क्रेडिट रहेगा तो भी वो 270 डेज वट एवर द क्रेडिट, तो इमीडिएट रिलीज कर देता है, तो उसको विदाउट रिकोर्स होता है, बैंक लाइन पे चला जाता है। तो आपको रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, रिकोर्स मतलब आपको रिटर्न पैसा देना पड़ेगा, विदाउट रिकोर्स मतलब आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अभी एक गुपा स्ट्रक्चर एलसी अनदर ये आ चुका है, कॉन्सेप्ट आ चुका है, यानी मार्केट में बहुत चलता है। सपोज एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर हमेशा क्या चाहेगा? उसको पेमेंट इमीडिएटली मिले, और इंपोर्टर हमेशा यही चाहेगा वो पेमेंट हमेशा लेट करे। तो पेमेंट हमके ऊपर कभी कभी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है ये चीज़ पे, क्योंकि एक्सपोर्टर को इमीडिएटली पेमेंट चाहिए, इंपोर्टर को लेट पेमेंट करने के रहते, इस बेसिस पे डील होता नहीं है। तो बैंक उपा स्ट्रक्चर एलसी लेके आया है, इसमें दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक्सपोर्टर को इमीडिएटली पेमेंट मिल जाता है, यानी इंपोर्टर को पेमेंट लेट देता है। फिर ये पेमेंट देता कौन है? ये देता है उपास बैंक। उपास बैंक स्ट्रक्चर में दोनों बैंक इन्वॉल्व रहते हैं, नहीं तो और एक बैंक इन्वॉल्व रहते हैं जो फाइनेंसिंग करते हैं दोनों बैंक के बीच में, उसको उपा स्ट्रक्चर बोलते हैं। उपा स्ट्रक्चर मतलब एक बीच में का बैंक रहता है, वो उसको पेमेंट करता है, एक्सपोर्टर को इमीडिएटली पेमेंट करता है, और इंपोर्टर को आफ्टर 30 डेज 90 डेज 60 डेज के बाद पेमेंट लेता है। लेकिन इसमें डिसाइड होता है उपा स्ट्रक्चर एलसी में जो इंटरेस्ट बेयरिंग रहता है इतना दिन का कौन बेयर करेगा, तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में डिपेंड रहता है। अकॉर्डिंगली एलसी ओपन किया जाता है कि एक्सपोर्टर को बेयर करेगा और इंपोर्टर बेयर करेगा। ये शॉर्ट में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, ये बड़ा स्ट्रक्चर रहता है। मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो लेके आऊँगा, उपा स्ट्रक्चर एलसी क्या होता है यानी कैसे फाइनेंस होता है। यूजांस फाइनेंस, यूजांस मतलब डेफर पेमेंट, 30 डेज 90 डेज के बाद जो पेमेंट होता है उसको यूजांस लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो बाद में इश्यूइंग बैंक लेट पेमेंट करता है, सिर्फ ड्राफ्ट एक्सेप्ट करता है और निगोशिएटिव बैंक को बोल देता है कि ये डेट को मैंने पेमेंट करूंगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया टोटली। दोस्तों आपको होप करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा।
पूरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है। किसी भी वीडियो में डिस्काउंटिंग, रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स, उपास, यूजांस कवर नहीं किया है। दोस्तों जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन किया उससे ही आपको पता चला इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। ओके, फिर भी मैं आपको पूरा और शॉर्ट में उसका इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ। Since the nature of international trade includes factors such as distance, difference law in each country, and the lack of personal contact during the international trade, letter of credit make reliable payment mechanism. देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट में हमेशा बायर को क्या डर रहता है कि मेरे को मुझे पेमेंट मिले या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो बायर है वो दूसरा कंट्री में बेस रहता है और वो उसका कंपनी और वो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है वो उसके कंट्री के एप्लीकेबल है। इफ यू आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया तो उसको इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ, मलेशिया में बैठा है आपका बायर तो उसका इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन, आरबीआई के रूल्स उसको एप्लीकेबल नहीं रहते। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि उनसे पैसा रिकवर करना, कुछ हो गया तो दूसरा कंट्री में बैठा है, रूल्स और रेगुलेशन उसके लिए अलग है। आप दूसरे कंट्री में बैठे वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है पैसा रिकवर करने के लिए, कुछ हो गया तो बायर को हमेशा डर रहता है। इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हाँ, उसके थ्रू दो दो बैंक इन्वॉल्व होते हैं और एक बैंक दूसरा बैंक को फंसाता नहीं है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी रहती है और वो फंसाते नहीं है। तो बैंक इन्वॉल्व होने के बाद बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पेमेंट का, तो लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सप्लायर के लिए भी बहुत टेंशन की चीज रहती है, मतलब उसको भी डर रहता है कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया और पेमेंट थोड़ा दे दिया, थोड़ा एडवांस दे दिया, थोड़ा कुछ कर दिया और सब एक्सपोर्टर ने माल ही शिप नहीं किया, तो उससे वापस वो पैसा कैसे रिकवर के। तो तो उनके लिए भी यही प्रॉब्लम होता है कि सप्लायर एक्सपोर्टर अलग कंट्री में बैठा है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, हम अलग कंट्री में बैठे, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। तो डिफिकल्ट होता है वो दिया हुआ पैसा रिकवर करने के लिए। तो उसको एश्योरेंस चाहिए कि मैं दिया हुआ पैसा, कि नहीं तो मैं लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किया है तो उसके अंदर में मटेरियल शिफ्ट होना चाहिए। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में पैसा कभी क्लेम कर सकता है एक्सपोर्टर, तो उसको बिल ऑफ लेडिंग देना पड़ता है एंड जो जो कंडीशन सेलर डिस्क्राइब करता है वो सब फुलफिल करने के बाद ही उसको लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा रहे जो भी कंडीशन, तो ही उसको पेमेंट मिलता है। इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट उसके लिए सिक्योर कर देता है पेमेंट, मतलब गुड्स शिफ्ट होने के बाद ही उसको पेमेंट मिलता है। इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट सप्लाई इंपोर्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसको मटेरियल मिल जाता है, फ्रॉड नहीं होता है। विदाउट एक्सपोर्टिंग मटेरियल ही कैनॉट क्लेम द फंड। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी ये लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देखता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो पेरिस में उसका ऑफिस है, उसने कुछ गाइडलाइंस इशू किए। वो गाइडलाइंस सब बैंक फॉलो करता है। वो गाइडलाइन को बोलते हैं यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ओवरसीज लेटर ऑफ क्रेडिट यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो यूसीपी अभी लेटेस्ट वर्जन है यूसीपी 600, और उसके लिए एक पैरेलल और एक बुक इश्यू किया है, ISBP 745 बैंकिंग गाइडलाइंस। तो ये दोनों बुक्स गाइडलाइंस इश्यू करते हैं, उस हिसाब से दोनों बैंक काम करते हैं, मतलब दोनों बैंक एक ही गाइडलाइंस के अंडर में काम करते हैं, तो आपका पेमेंट बहुत सिक्योर हो जाता है। दोस्तों, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम कर रहे हो तो आपको यूसीपी 600 का नॉलेज और ISBP का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन लेटर ऑफ क्रेडिट में करने के लिए कुछ स्पेशलाइज क्लास ऑफ पीपल रहते हैं। आप उनको कहते हैं CDCS पीपल। देर इज ए एग्जाम सर्टिफिकेट इन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, आपने एग्जाम नहीं दिया है, दे दीजिए। इसका जो सर्टिफिकेशन इश्यू करता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो इश्यू करता है, उसको मार्केट में बहुत वेटेज है। आप लोगों ने नहीं किया, कीजिए, क्योंकि बैंक में जो स्टाफ रहता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड, वो CDCS लेता है, तो बैंक में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बहुत सारा ट्रेडिंग कंपनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत सारा ट्रेडिंग कंपनी में चलता है, मतलब वो कुछ बनाते नहीं है, यानी उनके ऑफिसेस मुंबई, हांगकांग, लंदन, दुबई, ये सब ट्रेडिंग हब में रहते हैं। तो वो लोग इन लोगों को अपॉइंट करते हैं ना, अच्छा सैलरी देते हैं। इनका सैलरी कम से कम एनुअल पैकेज 10 लाख के ऊपर चालू होता है। तो आपने कोर्स नहीं किए, कीजिए, आप ट्रेडिंग कंपनी में आपको अच्छा खासा जॉब मिलने का चांसेस है। ये सब फॉरेन कंपनीज रहता है, सैटरडे संडे छुट्टीज रहता है,
रहता है, लेकिन उसमें क्योंकि धंधा उनका 24 आवर चलता है, 365 डेज रहता है। वो बोलने के लिए कभी कभी सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, लेकिन आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग कंपनी में काम कर चुका हूँ, मुझे उसका एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, आपने नहीं किया तो कोर्स कीजिए, आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, लेटर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट क्लीन होना चाहिए, मतलब देयर इज शुड नॉट बी एनी मिस्टेक, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा इंपोर्टर के विश के ऊपर रहता है कभी देने का, कितना देने का। तो नॉर्मली क्या क्या डिस्क्रिपेंसी आता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, ये थोड़ा छोटा सा लिस्ट बनाया हूँ, हाँ, आपके लिए काम आएगा। आणि ये देखिए, ये डिस्क्रिपेंसी होना नहीं चाहिए, आप इंश्योर करना, तो आपका पेमेंट सिक्योर है। लेटर ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर होने के बाद आप माल शिप करोगे, नहीं तो डॉक्यूमेंट बैंक में डालोगे। लेट प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट में एक प्रेजेंटेशन पीरियड रहता है एलसी में, उसके बाद में डॉक्यूमेंट बैंक में डालना। लेट शिपमेंट ऑफ गुड्स, शिपमेंट लेट करना। इनकंसिस्टेंट स्पेलिंग ऑफ पार्टीज नेम, पार्टीज के नाम में मिस्टेक करना, नहीं तो नोटिफाई पार्टी के एड्रेस में मिस्टेक करना, ये नहीं होना चाहिए। टर्म्स ऑफ सेल नॉट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टर्म्स कंपाइल नहीं होना। मर्चेंडाइज डिस्क्राइब नॉट स्ट्रिक्टली एज पर एलसी, तो गुड्स का डिस्क्रिप्शन एलसी के हिसाब से आपने नहीं लिखा है। पार्शियल शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट नहीं अलाउड किया, फिर भी आपने किया है। फॉरेन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया जैसा चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंसिन, मुझे एक डॉक्यूमेंट में अलग इन्फॉर्मेशन, दूसरा डॉक्यूमेंट में अलग इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं चलता है। ओशियन बिल ऑफ lading इशूड बाय फॉरवर्डर, शिपिंग कंपनी का बिल ऑफ lading होना चाहिए, उसके जगह पे फॉरवर्डर का आपने इशू किया है। बिल ऑफ lading क्लीन नहीं है, कुछ उसके ऊपर रिमार्क डाला है, शिपिंग कंपनी है। बिल ऑफ lading यूसीपी आर्टिकल 20 के हिसाब से साइन होना चाहिए, कौन साइन कर सकता है, कैपेसिटी आणि उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वो आर्टिकल 20 के वो नहीं है। इंश्योरेंस रिस्क कवर नहीं करता है जैसा एलसी में चाहिए। इंश्योरेंस इशूड आफ्टर शिपमेंट डेट के बाद इंश्योरेंस आपने इशू किया है, वो नहीं होना चाहिए। बिल ऑफ lading एंड ड्राफ्ट नॉट प्रॉपरली एंडोस नहीं किया है, ड्राफ्ट नॉट कम्प्लीटली प्रॉपरली बनाया नहीं है, ये सब मिस्टेक होने नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट डालते ये सब मिस्टेक नहीं है, ये इसलिए ये चेक लिस्ट करके यूज कीजिए इसको। करेक्टेबल डिस्क्रिपेंसी, अभी इसमें ये कुछ डिस्क्रिपेंसी आप करेक्ट कर सकते हो, मतलब वो डॉक्यूमेंट में कर, मोस्टली डिस्क्रिपेंसी किस में कर सकते हो, जो आप डॉक्यूमेंट आप खुद बनाते हो। लेकिन बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी इशू करते हैं, बिल ऑफ lading शिपिंग कंपनी इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ओरिजिन अदर एजेंसी इशू करती है, तो इनमें मिस्टेक होने नहीं चाहिए, तो आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। देखिए ये सब डिस्क्रिपेंसी आप करेक्ट कर सकते हो, ये मैंने लिस्ट दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसे। मेजर डिस्क्रिपेंसी ये आप कभी भी करेक्ट नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो तो आपका पैसा सप्लायर इंपोर्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। लेट शिपमेंट, लेट प्रेजेंटेशन, एलसी एक्सपायर्ड, ड्राफ्ट इन एक्सप्रेस, बिल ऑफ lading, इंश्योरेंस पॉलिसी बियर, ये सब नहीं है। आपकी कुछ डिफिकल्टी हो गई है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, यू कैन अवेल आवर सर्विस, हम क्लीन डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब सर्विस हम मेरी कंपनी देती है, आपका पेमेंट सिक्योर करता है। डिस्काउंट से आ गया, आपके $200 गए, उससे भी कम पैसे में हम आपको क्लीन डॉक्यूमेंट बना के देते हैं, आपका पेमेंट इंश्योर करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या क्या सर्विस हम देते हैं। कुछ सर्विस चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट टू अस। कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए। देखिए दोस्तों, 15 मिनट के अंदर ये वीडियो नहीं होता है, उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हाफ एन आवर तो लगता है, आधा घंटे का वीडियो देखा है, आपके पास टाइम नहीं है, पार्ट पार्ट में देखिए, प्लीज़ देखिए। अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। कुछ सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन। थैंक यू वेरी मच, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।